नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। इस कार्यक्रम में देखिए हम कोविड से संबंधित तमाम मुद्दों, उसके प्रभाव हमारे आपके स्वास्थ्य पर क्या कुछ पड़ता है और आपके कोविड से जुड़े तमाम सवालों को इस कार्यक्रम के जरिए हम शामिल करते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं आपके लिए। हमारा नंबर है 011-233-87031। दूसरा नंबर है 011-2309-7655। आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं और इसके ज़रिए आप जो है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे और हमारे साथ लगातार जो है वो 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रिया बंसल जो कि मेडिसिन विभाग LHMC की जो डॉक्टर हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं। मैम, आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे साथ 2 और जो ख़ास विशेष डॉक्टर हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैम आप ही से मैं करना चाहूँगा। लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो 60 प्लस के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जो 40 प्लस के जो कोमॉर्बिडिटी वाले जो रोगी हैं उन्हें भी दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से इसे आप देख रहे हैं, चूँकि आप भी एक डॉक्टर हैं, जो प्रतिक्रियाएं आपको लगातार मिल रही होंगी कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्या उनमें किस तरह का जोशो खरोश है, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जो वैक्सीन हेजिटेंसी हमने जनवरी में देखी थी और फरवरी में देखी थी, हेल्थ केयर स्टाफ में देखी थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखी थी, जी। मुझे लग रहा है जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कहीं हद तक इस चीज की वेट कर रहे थे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। आज डे 3 है, मैं खुद एक राउंड पे गई थी वहां पर और बहुत ही ह्यूज नंबर्स में 9 o'clock से ही एंट्री शुरू हो गई थी। ऐसा लगता है कि दे आर वेरी अवेयर एंड दे आर वेरी श्योर कि वैक्सीन अपना रिजल्ट जरूर दिखाएगा। पिछला साल उनके लिए कुछ ज्यादा ही कठिन रहा है। सब उनको कहते रहे कि बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए और किसी से ना मिलिए। तो आई एम श्योर वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से जिंदगी फिर से खुलने लगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से वैक्सीन को अपनाया है। वो पूरी अपनी स्टडीज कर आए हैं और बहुत ही जोश के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। ओके, लेकिन मैम कई, चूँकि हम लोग तो प्रेस में ही काम करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती है अखबारों के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, चूँकि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले रखा है उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्हीं लोगों को जब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब सेकेंड डोज लेने की बात आ रही है तो वो हिचकिचा रहे हैं और उनके हिचकिचाने की वजह से बाकी के जो लोग हैं वो भी डर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका जो भ्रम है उनको दूर करने की ज़रूरत है? आखिर कोई डरने की ज़रूरत है क्या उन्हें? 100% भ्रम दूर करने की जरूरत है। नंबर 2, 100% डरने की कोई बात नहीं है। Both the vaccines, all the vaccines that will eventually be released are very, very safe. I can say for the frontline workers जिनके साथ हम काम करते हैं, मेरे सारे colleagues हैं, हम सबने सेकेंड डोजेस भी लगवा ली हैं। और आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कोई किसी को डर नहीं है। होते हैं लोग जिन्होंने डर के कारण सेकेंड डोज नहीं लगवाई होगी, बट हमें उनको फॉलो नहीं कर रहा है। हमें उनको फॉलो करना है जो सेकेंड डोज भी लगवा चुके हैं, फर्स्ट डोज भी टाइम से लगा ली थी उन्होंने, और जो आपको कह रहे हैं कि जरूर लगाइए, प्लीज बात मानिए, जरूर वैक्सीनेशन लगवाइए। और इसलिए भी मैम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग सिर्फ डोज 1 लगाए हैं और सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं, अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि फर्स्ट डोज से ही काम चल जाएगा, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उन्हें सेकेंड डोज लगवाने चाहिए? उन्हें अगर मन में ये सवाल है, अगर मन में ये है कि चलिए अब डोज 1 से ही काम चल जाएगा, सेकेंड डोज लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपने सिर्फ फर्स्ट डोज लगवाई है तो डेफिनेटली इट इज नॉट इफेक्टिव। आप बिल्कुल, आपका इम्यून सिस्टम उस हिसाब से रेडी नहीं होगा कोविड फाइट करने के लिए जिस हिसाब से साइंस ने या साइंटिस्ट ने इस पे काम करा है कि हमें कोविड के लिए फाइट करने के लिए किस लेवल का इम्यून सिस्टम बिल्डअप चाहिए। ये कोई पहली वैक्सीन नहीं है जिसमें 2 डोजेस चाहिए। हम सब मैच्योर हैं, हम सब ने देखा है, बच्चों को भी देखा है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, चाहे वो डीपीटी हो, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो पोलियो हो और हेपेटाइटिस बी, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इन सभी वैक्सीन में बूस्टर की आवश्यकता आती है।
बूस्टर का मतलब क्या है? अगर एक डोज से इम्यून सिस्टम इतना राइज करेगा तो बूस्टर से वो इतना ज्यादा इफेक्टिव पाया जाएगा। तो एक डोज से यू आर नॉट कंप्लीटली इक्विप्ड टू फाइट दिस पैंडेमिक। यू हैव टू गेट द सेकेंड डोज एंड डू नॉट मिसलीड एनीवन। किसी को भी आप गलत मैसेज ना दें। दूसरी डोज की आवश्यकता उतनी ही है जितनी वैक्सीनेशन ओवरऑल की है। और साथ ही साथ मैम, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सीनियर सिटीज़न और बाकी लोगों को भी दिए जा रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा? जो सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, कामकाजी लोग हैं, 60 साल से कम उम्र के हैं, या फिर जो कोमॉर्बिड नहीं हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनका नंबर कब आएगा? गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्लानिंग करा हुआ है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स के एक्सपोजर में आ सकते हैं। नंबर 2, 60 इयर्स एंड अबव, जिनको एक्सपोजर अगर ना भी हो लेकिन अगर थोड़ा सा भी होगा तो बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है। 45 टू 60 इयर्स एज ग्रुप, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा वीक है बाकियों के कंपैरिजन में कोविड को फाइट करने के लिए, तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे और बहुत ही जल्द सारी पॉपुलेशन में इसका कवरेज जरूर देखा जाएगा। बच्चों को भी इन्वॉल्व करा जाएगा और यंग टू मिडिल एज अडल्ट्स को भी जरूर इन्वॉल्व करा जाएगा। प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज सपोर्ट दिस प्रोग्राम। ठीक, हमारे साथ दो और भी खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यकांत, जो कि एचओडी हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड मेंबर हैं कोरोना टास्क फोर्स KJMU लखनऊ से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जो सवाल मैं डॉक्टर प्रिया से पूछ रहा था कि बहुत से लोग हिचक रहे हैं और तमाम रिपोर्ट्स जो हमारे पास आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ हिचक रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे इस वैक्सीनेशन को, वैक्सीन को, और क्या कुछ आपका कहना होगा डॉक्टर सूर्यकांत कि किस तरह से ये जो भ्रांतियां अगर हैं किसी के मन में भी, उसको कैसे दूर किया जाए? बिल्कुल बात सही है, मीडिया की रिपोर्ट भी सही है, आपका ऑब्जर्वेशन भी सही है कि लोग अभी भी हिचक रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्च को जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता के सामने वैक्सीन लगवा ली है, मैं खुद डॉक्टर सूर्यकांत दोनों डोजेज अपनी लगवा चुका हूं, तो क्या जरूरत है किसी को हिचकने की, क्या जरूरत है शर्माने की, क्या जरूरत है वहम करने की, क्या जरूरत है गलतफहमी करने की, और क्या जरूरत है किसी अफवाह में आने की। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे इस देश में वैक्सीन लगाते हैं, तो आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। एक पहले दिन का बच्चा होता है, पहले दिन पैदा होता है, ना वो कुछ जानता है, ना बोल पाता है, ना एक्सप्रेस कर पाता है, ना उसको कोई ज्ञान है, और पहले ही दिन हम लोग उसको BCG का टीका लगवा देते हैं। तो आप कुछ तो भाई हम लोगों को बच्चों से भी सीखना चाहिए कि बच्चे टीकाकरण में पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश में इतना अच्छा बच्चों का टीकाकरण अभियान चल रहा है। अभी आपने देखा बहुत से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने टीकाकरण करवाया। और उसके बाद देखिए, सीनियर सिटीजन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके इस राष्ट्रीय दूरदर्शन के माध्यम से, कि मेरे पास सबसे ज्यादा फोन 1 मार्च के बाद आ रहे हैं तो सीनियर सिटीजन के आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं, किसी ने कहा कि वो 28 मार्च तक फुल हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। किसी ने कहा कि सर स्लॉट आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई खाली हो तो मुझे वहां लाइन अप करा दीजिए, मुझे लगवा दीजिए। तो सबसे ज्यादा उत्सुकता जो है वो बुजुर्गों में है। थोड़ी सी हिचकिचाहट उनको जरूर है जो बीमार है, उनको डर लगता है कि मैं तो ऑलरेडी बीमार हूँ, कहीं मैंने टीका लगवा लिया तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो थोड़ी हिचकिचाहट है उनके अंदर। लेकिन बुजुर्ग लोग, कल ही मैं सुन रहा था, एक कार्यक्रम में था, तो एक 73 साल के बुजुर्ग ने उसमें ऑनलाइन जो रेडियो टॉक थी उसमें फोन किया कि देखिए मैं 73 साल का हूँ और मैंने टीका लगवा लिया है। तो जब 73 साल के लोग टीका लगवा ले रहे हैं और सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा संदेश दिया है टीका लगवाकर, तो मेरे ख्याल से अब मेरा तो करबद्ध निवेदन यही है कि आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, और किसी भ्रम के शिकार ना हो तो वैक्सीन को चुने, वायरस को नहीं। और देखिए, इस प्रोग्राम की शुरुआत से मैं इसी सवाल पर लगातार बना हुआ हूँ, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी लगातार कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई भ्रम है तो उसे दूर कीजिए और ज़रूर से आप टीका लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है टीका लगवाना। और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में डॉक्टर उमा ये भी आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ठीक हो चुके थे पहले
वो वापस से बीमार पड़ने लगे हैं। ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि आपने टीका लगवाया, फर्स्ट डोज लगवा लिया, आप ठीक हो गए थे, लेकिन अब आप फिर से बीमार पड़ने लगे हैं, इसलिए लगवाने का कोई फायदा है नहीं। ये एक भ्रांति है। वो समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने फर्स्ट डोज लगवाई है सिर्फ, तो उसकी प्रोटेक्शन उतनी ज्यादा नहीं है। जो डेटा है वो बताता है कि फर्स्ट डोज के बाद जो प्रोटेक्शन है दैट रेंजेस समवेयर बिटवीन 40 to 50%। ये सेकेंड जो बूस्टर डोज लगती है एट 28 डेज, उसके 14 डेज के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फुल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और उसके अब चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो गए हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि वैक्सीनेशन से एक तो इन्फेक्शन नहीं होगा, दूसरी चीज अगर होता भी है तो वो बहुत माइल्ड होकर रह जाएगा, सीरियस नहीं होगा, फेटल नहीं होगा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर इन्फेक्शन किसी को होता है और वो बहुत माइल्ड हो, छोटे मोटे सिम्टम्स आए और ठीक हो जाए, तो भी बड़ी बात है। नहीं तो आप क्या मैम आप ये कह रही हैं कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाया है, डोज लगवाने के बावजूद भी क्या चांसेस हैं कि वो इन्फेक्ट हो सके कोरोना वायरस से? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डोज के बाद कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि आपने वैक्सीनेशन अगर करवा भी लिया है तो आप जो है मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करेंगे, आप फुल इम्यूनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 6 वीक्स के बाद, वो भी दोनों डोजेस लेने के बाद। तो पहले डोज के बाद ये समझ लेना कि हम प्रोटेक्ट हो गए और वो भी इमीडिएटली, वो बिल्कुल गलत है। कि बॉडी का एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके दौरान में जो एंटीबॉडीज हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं। इन्फेक्शन के बाद भी अगर इन्फेक्शन तुरंत किसी को हो जाता है तो क्या तुरंत प्रोटेक्शन हो जाती है? नहीं होती। वो कहते हैं कि जो 7 to 10 डेज के बाद कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज डेवलप शुरू होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देने वाले एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वो 2 to 3 वीक्स के बाद डेवलप होते हैं। सिमिलरली हियर ऑल्सो इट इज एकिन टू इन्फेक्शन, कि एक बार हुआ, आपने एक एंटीजन बॉडी में डाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट बॉडी लर्न प्रोसेस शुरू हो रही है प्रोटेक्शन की। एंड इसीलिए जो सेकेंड डोज है, सेकेंड डोज के 2 वीक्स के बाद ये माना जा रहा है कि वन वुड गेट 90% प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। ओके, लेकिन ये भी सवाल यहाँ पे उठता है मैम कि चूंकि हर व्यक्ति के अपने एंटीबॉडीज होती हैं और वो किस तरह से प्रतिक्रिया करती है वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसी है, इम्यून सिस्टम उसका कैसा है। तो क्या मेरा ये सवाल होगा कि जो स्वस्थ लोग हैं वो जब डोज ले रहे हैं उनके बॉडी के अंदर जो प्रतिक्रिया इम्यून सिस्टम है उसका रिएक्शन, और जो लोग बीमार हैं या कोमॉर्बिड स्थिति में हैं, दोनों के रिएक्ट करने में टाइम लगता है और टाइम लगेगा? हाँ, दोनों में टाइम लग सकता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर जेनेटिक फैक्टर्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, यानी कि जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है या डायबिटीज है किसी को, या फिर कुछ लोग जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग्स जो ले रहे हैं, हो सकता है उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स हो वो उतना ना हो जितना कि एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में डेवलप होता है। सिमिलरली जो एल्डरली पॉपुलेशन है, कहते हैं कि उसमें एक प्रोसेस होती है इम्यूनोसेनेसेंस की, और क्योंकि वो इम्यून सिस्टम भी पुराना होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो उसमें भी जितने रैपिडली रिएक्ट करना चाहिए और जितने इंटेंसिटी से रिएक्ट करना चाहिए, हो सकता है वो ना हो। तो डिफरेंस रह सकता है दोनों सिचुएशंस में। ये देखने वाली बात है, जो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि एक्चुअली कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन तो होगी ही, ये बात पक्की है, प्रोटेक्शन होगी। हाँ। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रिया, जो लोग कोविड से पॉजिटिव थे उन्होंने टीका भी लगवाया और वो सेकेंड डोज का वेट कर रहे हैं, इस दौरान अगर क्या ये हो सकता है कि वो चूंकि उस वक्त फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं उसके बॉडी में एंटीबॉडी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने घर के बाकी मेंबर्स को या किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? वो अपने घर के बाकी मेंबर्स को डेफिनेटली इन्फेक्ट कर सकता है। जो वैक्सीनेशन का पर्पस है वो ये है कि जो इन्फेक्टिविटी है एक पर्सन की जिसने वैक्सीन लिया है, उसमें जो डिजीज की सिवियरिटी है वो कम हो जाए। वो व्यक्ति फिर भी किसी और को वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, चाहे उसको खुद डिजीज ना हो। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि जब वैक्सीनेशन हो जाए, दूसरी डोज भी हो जाए, उसके भी
कुछ समय तक हम सब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन का प्रिकॉशन मेंटेन करके रखें। हम अभी भी नहीं इनकरेज करेंगे कि लोग बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह में जाएं। हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के बावजूद नॉर्मल प्रोटेक्शन मेंटेन करके रखें, ताकि वायरस सबसे पहले हमारे पास आए ही नहीं। अगर वायरस आ गया है तो जिसने वैक्सीन ली है उसको डिजीज कम होएगी, लेकिन वो फिर भी किसी और को वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। तो कहने का मतलब कि अभी भी जो लोग इन्फेक्टेड हैं और अगर वो घर जा रहे हैं तो अब क्या उन्हें अभी भी आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है क्या, घर में भी एक अलग कमरे में, डोज लेने के बावजूद भी, फर्स्ट डोज लेने के बावजूद भी? जो फर्स्ट डोज है, फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, वो हम एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स तक एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को नहीं रेकमेंड कर रहे। वैक्सीनेशन की जो लिस्ट है उसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि जिनको 4 से 6 हफ्ते तक वैक्सीनेशन कोविड इन्फेक्शन हुई है उनको वैक्सीनेशन रेकमेंडेड नहीं है। जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ली है उनको भी 2 से 3 महीने का परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन के कारण एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं और वैक्सीन का इफेक्ट इमीडिएटली नहीं देखा जाएगा। तो कम से कम 2 to 3 मंथ्स के गैप के बाद वैक्सीनेशन इन सबको भी लगवानी है। उस वैक्सीनेशन के कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन विद इन 28 डेज जब हम सेकेंड डोज लगा लेंगे तो yes, in the next 2 months that patient will become full of antibodies against the COVID virus. इसके चलते अगर किसी को अभी कोविड की समस्या है तो डेफिनेटली उनको आइसोलेशन मेंटेन करके रखनी है, कम से कम 3 हफ्ते तक रखनी है, और वैक्सीनेशन के बाद कोई आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉर्मल सोशल डिस्टेंस एंड प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखने हैं। चलिए, हम तीनों ही मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन तीनों ही मेहमानों के पास दोबारा लौटेंगे और तमाम जो सवालात हैं वो इनके सामने रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक, जिसमें कि हम कोरोना से संबंधित तमाम बातें करते हैं, आपके सवाल भी लेते हैं और लगातार आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। हम नंबर्स जो हैं वो लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन के नीचे, आप उस पर देख सकते हैं। और कोरोना से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भ्रम है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, वो आपके उन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन मेरा सवाल अब होगा डॉक्टर सूर्यकांत से। सर, ये भी लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं कई बार मेट्रो में देखता हूँ, बसेस में देखता हूँ, कि देखिए अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि अब तो वैक्सीन आ गई है, लोग डोज लेने भी लगे हैं, इसलिए अब हमें मास्क पहनने की या फिर हैंड सैनिटाइज करने की और इन चीज़ों की जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको पालन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सच है या फिर क्या ये सही है? बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि कोविड की लड़ाई है, जंग है, और जंग में आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है आखिरी हिस्सा होता है। वो आखिरी हिस्सा किसने ढंग से किसने लड़ा है, इसी पे जीत हार निर्भर करती है। और भारत और हम सभी इस जंग में, कोविड के खिलाफ जो जंग जारी है पिछले 1 साल से, उसके आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। अगर इस चरण में हमने ढिलाई की तो हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी खतरा टला नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, और जैसा कि मैं कहता हूं कि एक है ये बायोलॉजिकल वैक्सीन जो 2021 में आई है, 16 जनवरी से जो लगनी शुरू हुई है। ये बायोलॉजिकल वैक्सीन है, अर्थात ये बायोलॉजिकल अपनी एक्टिविटी से आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगी। और दूसरा जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको मैं कहता हूँ सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन यानी जब बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आप एक शेक हैंड नहीं करेंगे, आप एक दूसरे से आलिंगन नहीं करेंगे, आप नमस्ते करेंगे, आप हाथ धोते रहेंगे और 2 गज की दूरी बनाते रहेंगे। तो 2 हाथों का इस्तेमाल नमस्ते के लिए, 2 हाथों का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए, और 2 हाथों का इस्तेमाल 2 गज की दूरी बनाने के लिए। ये करते रहिए, और प्लस जब बाहर निकलें तो मास्क लगा के रखिए। ये चारों चीजें इसलिए जरूरी हैं कि एक तो जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रही थी
कि आपको वैक्सीन लग गई, आप सुरक्षित हो गए, आपने दोनों डोज लगा ली लेकिन आप सुरक्षित हो गए, फिर भी आपको मास्क क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है क्योंकि वायरस अभी भी नाक और गले में आपके अंदर जा सकता है और आप वायरस को दूसरों को फैला सकते हैं। तो आप सुरक्षित हो गए हैं लेकिन दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है। ठीक, हमारे साथ सर एक कॉलर भी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमारे साथ दिल्ली से महेंद्र कुमार जी हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी पूछिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं 65 साल का हूँ, मेरी उम्र 65 साल है और मैं पिछले 2019 अप्रैल में मेरा CABG प्लस मेरा वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है जी। और मैं अभी मिड नवंबर में कोरोना पॉजिटिव भी था, तो मुझको वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं बार फ्रीन देता हूँ। मेरा बिल्कुल बहन जी, आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। नवंबर को गुजरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं और आपकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, CABG हो चुकी है। आप देखिए, अगर आपकी बीमारी का कोई एक्यूट प्रॉब्लम इस समय नहीं है, मतलब आप अगर हार्ट फेलियर में नहीं हैं, आपकी बहुत ज्यादा सांस नहीं फूल रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है, तो आप जरूर वैक्सीन लगा सकते हैं। वो जो नवंबर में कोविड हुआ था वो फेज आपका 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, इसलिए उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आप चाहें तो, चूंकि आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो एक कोमॉर्बिड का सर्टिफिकेट आता है, वो अपने डॉक्टर को जिसका आप इलाज करा रहे हैं उससे भरवा लीजिए और उसको चेकअप भी करा लीजिए कि आप एक्यूट फेज में तो नहीं गुजर रहे हैं, वरना आप वैक्सीन बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई भी वैक्सीन लगवा सकता है। पर मेरा पॉइंट ये था कि वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और मैं बार हाँ, कोई बात नहीं, लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों के जरिए जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और मेरा यही जोर रहा है इस कार्यक्रम के जरिए कि जो भ्रम है उसको आप दूर कीजिए। आप सवाल पूछिए, डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, जो भी आपके मन में कोरोना को लेकर सवाल है आप पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि महेंद्र कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए थे, उनके मन में जो सवाल था उनका जवाब मिल गया होगा। लेकिन सूर्यकांत जी, ये भी एक सवाल है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ स्टेट्स में, मसलन मैं महाराष्ट्र का नाम ले रहा हूँ, केरला का नाम ले रहा हूँ, कुछ एक स्टेट्स में अभी भी जो है मामले, दिल्ली में भी अब पिछले 24 घंटों से कुछ मामले बढ़े हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है? इसलिए मैं आपके दर्शकों को आगाह कर दूं कि ये चेन पूरी तरह से अभी टूटी नहीं है। आप थोड़ा सा लापरवाही, जिस प्रांत में, जिस जगह, जिस शहर में थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, वो चेन चूंकि अभी टूटी नहीं है तो ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाएगा। जब तक चेन पूरी तरह से टूट नहीं जाती, जब तक देश की जनसंख्या का 60 से 70% हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती, जब तक ये पूरी तरह ट्रांसमिशन की चेन टूट नहीं जाती, तब तक आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अब मुझे या किसी को भी कोविड नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ शहरों का, कुछ राज्यों का जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा सबने करना शुरू किया, लापरवाही करनी शुरू की, तो ये राज्यों की संख्या, शहरों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो आप ऐसा ना करें, हम अपनी जो जीती हुई लड़ाई है वो हार जाएंगे जरा सी लापरवाही के कारण। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और जैसा मैंने कहा है कि जो रूल हैं नमस्ते के, हाथ धोने के, फिजिकल डिस्टेंसिंग के और मास्क लगाने के, उनको पालन करते रहिए। और ऐसा ना हो कि भारत में सेकेंड वेव आ जाए और फिर हमें लॉकडाउन और दूसरा वर्ग की चीजें करनी पड़े, तो ऐसा ना हो। और आखिरी चरण में हमें ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा कि अभी चेन टूटी नहीं है, तो हमें उस दम तक, यानी 2021 के अंत तक, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको, भारत को कोविड मुक्त कर देंगे, लेकिन तब तक इन सब नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। और सूर्यकांत जी, हमारे साथ एक दर्शक भी मुंबई से ही जुड़ गए हैं, हमारे साथ कैलाश जी हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सर के 3 क्वेश्चन है। मैंने एक डोज ले चुका हूँ, तो डोज संदर्भ में एक क्वेश्चन है और दूसरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि सर डोज 28 डेज के बाद ही लेना है कि 6-8 हफ्ते के, 8 या 10 हफ्ते के बाद भी ले सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन, एक करके सवाल पूछें। हमारे देश में जो प्रोटोकॉल लिया है वो 28 डेज का है। आप 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा इधर उधर मत करिए। जो आपका शेड्यूल डोज है, आपको कार्ड मिला होगा, उस पर नेक्स्ट आपकी डेट पड़ी हुई है। अगर आपको बाय द वे 1-2 दिन इधर उधर करना है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, वरना आपको 28 दिन बाद दूसरी डोज लेनी है। अगला क्वेश्चन। सर, सेकंड सवाल ये था कि मैंने दोनों डोज लेने के बाद क्या मैं इन्फेक्ट हो सकता हूँ और मुझे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन क्या मैं इन्फेक्ट होकर दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता हूँ? थर्ड सवाल, सर ये वैक्सीन दोनों डोज लेने के बाद,
सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए दूसरे क्वेश्चन का। दोनों डोज लेने के 15 दिन के बाद आप इम्यून हो जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपके जो कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है दोनों डोज लेने के 15 दिन बाद। लेकिन सर लास्ट वायरस क्वेश्चन, आपके सर अंदर लास्ट आ क्वेश्चन सकता है, लेकिन वायरस पहले आपको जवाब सुन लें नुकसान कैलाश जी, नहीं जवाब पहुंचा सुन लें, पाएगा, क्या करें डॉक्टर साहब। लेकिन आप वायरस को दूसरों को फैला सकते हैं, बिल्कुल फैला सकते हैं। इसलिए ये खतरा बना हुआ है कि आप दूसरों को वायरस दे सकते हैं, ये खतरा बना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा सवाल पूछिए। लगता है उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए, इसलिए उनके पास कोई सवाल बचा नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्रिया, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नए वेरिएंट्स आए कोरोना के, क्या उन नए वेरिएंट्स में भी हमने देखा कि इन्फेक्ट हुए लोगों की डेथ भी हुई। क्या ये जो हमारी जो अभी वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन, क्या उन नए वेरिएंट्स के से लड़ने में सक्षम है क्या? हमारी वैक्सीन सक्षम है, लेकिन कितनी सक्षम है ये बहुत जल्द है ये कहने के लिए। ये कहकर कि सक्षम नहीं है, ये एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। और इस फियर के साथ किसी को भी वैक्सीन से बचने की जरूरत नहीं है। आई मीन इस डाउट के कारण वैक्सीन ना लगवाना से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल इसको डिस्करेज करूंगी। उसका रीजन ये है कि स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा परसेंटेज में अभी तक हमारी पॉपुलेशन में नहीं आए हैं, और मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो म्यूटेशन करके स्ट्रेन जरूर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी को बीट कर पाए। तो हाल ही में जैसे वैक्सीनेशन लगी है, तो वायरस भी अपने आप को और इक्विप करेगा ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक कर पाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वायरस हमारे पास आए ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म पर ये जो वायरस है ये एक दूसरे से ट्रांसमिट होना बंद कर जाए, उसके पास ऐसी कोई जगह ही ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति बचे ही ना जिसको वो जाके इन्फेक्ट कर पाए। जब वो ही इन्फेक्ट नहीं करेगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो म्यूटेट नहीं कर पाएगा और नया स्ट्रेन नहीं आएगा। वैक्सीनेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स इफेक्ट्स आर अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। कुछ भी अक्यूटली नहीं हो पा रहा है। अगर आप कहेंगे कि आज स्ट्रेन आ गया, ये वैक्सीन अब मैं क्या करूं, नो, दैट इज नॉट हाउ वी डील विद दिस। वैक्सीन इसलिए है कि ट्रांसमिशन इवेंचुअली रुके। स्ट्रेन्स आ रहे हैं, कौन सा वायरस आ रहा है, डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे सामने जो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है मैम, वो है पल्स पोलियो का। लगातार हम कई सालों से अपने बच्चों को इसकी डोज पिला रहे हैं और देख रहे हैं कि हम लगातार सफल भी हुए हैं। भारत के साथ साथ हमने देखा बाकी मुल्क भी पोलियो के मामले में काफ़ी सफल हुए। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले सालों में अगर ये बीमारी, अगर ये कोरोना म्यूटेट भी होते भी हैं, तो हमें पल्स पोलियो की तरह ही पल्स वैक्सीनेशन इस मामले में भी आगे भी जारी रखने की जरूरत होगी? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कोविड के साथ तो कुछ भी कंफर्म कहना या कुछ भी कमिट करना बिल्कुल इजी नहीं है। कहाँ हमने सोचा था कि कभी अडल्ट्स भी इतने लार्ज स्केल पर वैक्सीनेट हो पाएंगे। तो हाँ, अगर रिक्वायरमेंट हो तो पल्स पोलियो जैसे प्रोग्राम्स भी करने पड़ सकते हैं, बट वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन लग रही है फ्यूचर की। फिलहाल मैं यही सोचूंगी कि पॉजिटिवली अगर कहा जाए कि हम सब वैक्सीनेशन लगा लें, इंडिया की 100% पॉपुलेशन कवर हो जाए और वैक्सीन ट्रांसमिशन बिल्कुल जीरो पर आ जाए और हम कोविड मुक्त बच जाए। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ पुणे से अरुण गांगुली जी हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अरुण जी, सबसे पहले तो आप अपने टीवी की जो वॉल्यूम है वो कम कर लें, चूंकि आप लेट से हमें सुन पा रहे होंगे। आप अपने टीवी की आवाज वॉल्यूम को कम कर लें, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं अरुण जी? जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं पूना से, मैं 71 इयर्स का हूँ। ऐसा मैं नॉर्मल हेल्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं डायग्नोज्ड हूँ एज हेट्रोज़ाइगस। मुझे हेट्रोज़ाइगस बीटा थैलेसेमिया है। तो क्या मैं वैक्सीन शांति से ले सकता हूँ बिना कोई प्रॉब्लम का? डॉक्टर सूर्यकांत। चाहे एनीमिया हो, चाहे एप्लास्टिक एनीमिया हो, और चाहे ब्लड कैंसर हो या और कोई कैंसर हो, ये बहुत असाध्य बीमारियां मैंने गिनाई आपको। इनमें से कोई भी हो तो बिल्कुल कभी भी आपको टीकाकरण हो सकता है, वैक्सीन आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप निश्चिंत रहें। बस केवल एक शर्त है कि जिस दिन आपका टीका हो
उस दिन जो भी आपकी असाध्य बीमारी है, चाहे वो दिल की है, गुर्दे की है, कैंसर की है, एनीमिया की है, थैलेसीमिया की है, एप्लास्टिक एनीमिया की है, उस दिन बुखार नहीं होना चाहिए, बस आप ले सकते हैं। ओके, लेकिन डॉक्टर उमा, अगर कोई व्यक्ति बीते दिसंबर महीने में इन्फेक्ट हुआ है, कोविड पॉजिटिव हुआ है, और वो उसके बाद ठीक हुआ है, तो कितने दिनों के इंतज़ार के बाद, अंतराल के बाद, या फिर कहा जाए कि फर्स्ट डोज उन्हें कब लेनी चाहिए, और उनकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर की है तो? देखिए, वो 3 महीने के दौरान अपनी फर्स्ट डोज ले सकते हैं। तो कहते हैं मिनिमम 4 to 6 वीक्स का टाइम होना चाहिए कि जब वो रिकवर किए हैं उसके बाद। तो 3 मंथ्स अगर हो चुके हैं किसी को रिकवर किए हुए, वो सेफली अपनी फर्स्ट डोज ले सकते हैं वैक्सीनेशन की। और जिनको कोविड हो चुका है उनको भी वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं वो परसिस्ट करते हैं ब्लड में 3 to 4 मंथ्स ऑन एन एवरेज। तो उसके बाद ससेप्टेबल हो जाते हैं दोबारा इन्फेक्शन होने के, तो इसलिए उनको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक जो क्वेश्चन था जिसमें किसी ने बात की थी जिनको वेल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, तो कभी कभी ऐसे लोग जो है एंटी कोएगुलेशन पे होते हैं। तो जो लोग एंटी कोएगुलेशन पे है, यानी कि जो ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो वो उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो अवॉइड किए जाते हैं। तो इसलिए वो डॉक्टर के सुपरविजन में इस वैक्सीन को ले सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट दे हैव टू बी लिटिल मोर कॉशियस। ओके, लेकिन डॉक्टर उमा, कुछ बहस, चूँकि हम लोग जिस फील्ड से हैं उसमें तमाम चीज़ें पढ़ते लिखते रहते हैं, एक बहस जो आजकल अखबारों में मैं देख रहा हूँ, टीवी डिबेट्स में भी देख रहा हूँ, उसमें ये जो कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट डोज जब ली उसके बाद जो स्टैंडर्ड है, खासकर हम लोग जो इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड डोज आप लोग भी कहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बाद आप सेकेंड डोज ले लीजिए, उसमें आप कोताही मत कीजिए, आप ले लीजिए समय पे। लेकिन बहस इसी अंतराल को लेकर है, क्योंकि कुछ लोग वैज्ञानिक कह रहे हैं WHO के हवाले से कि 4 से 6 हफ्ते ठीक नहीं माना जाएगा, इससे आप 3 महीने यानी कि लगभग 12 हफ्ते कर दीजिए गैप, तो ज़्यादा कारगर होगा। क्या ये बात सही है? देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगी कि ये न्यू वैक्सीन है, और जैसे जैसे डेटा पब्लिक डोमेन में आता जाएगा, पेपर्स पब्लिश होते जाएंगे, वैसे वैसे नई जानकारी इसके बारे में मिलती जाएगी। आज की डेट में जो ये डिसाइड किया गया कि 28 डेज पे सेकेंड डोज लेनी है, उसके 2 वीक्स के बाद जो इम्यूनिटी है, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, वो डेवलप होती है और 90% प्रोटेक्शन देती है। तो आज की डेट में जिन्होंने वैक्सीन ली है उनको 28 डेज पे ही सेकेंड डोज लगवानी है। वो बिल्कुल ये ना सोचें कि उनको वो 2 to 3 मंथ्स पे ले सकते हैं। लेकिन आपकी बात जो आप कह रहे हैं, वो यूके में ये डिसीजन लिया गया कि 3 मंथ्स पे वैक्सीनेट किया जाएगा। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट डोज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जा सके वहां पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो यूके और यूएस की सिचुएशन है दैट इज वर्स। इंडिया काफी बेहतर स्टेज में है जहां पर वो अपने लोगों को टाइमली वैक्सीनेट कर सकता है। वहां पे इस बात की जल्दी है कि ज्यादा मास वैक्सीनेशन किया जाए। तो जो एक सवाल ये भी आता है कि कुछ बात कर रहे हैं लोग कि हमने वैक्सीन ले लिया तो हमें क्यों मास्क पहनने की जरूरत है। तो जब तक 80% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक सब लोगों को ये सारे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसीलिए जब बहुत जरूरी है और एडवाइजेबल है और रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर वैक्सीनेशन लें, और जिससे कि जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन के खिलाफ मास इम्यूनिटी डेवलप हो सके। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं मनोज सिंह जी, जो कि झारखंड के हजारीबाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सर, एक सवाल था सर, मेरे मन में आ रहा सर जी। सर, मिर्गी के मरीज को सर कोविड-19 का टीका लग सकता है या नहीं? डॉक्टर उमा जी 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 बिल्कुल। अगर किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल लग सकता है कोविड टीका, क्यों नहीं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो एज 50 ईयर्स है मैम, महिला है जी, बिल्कुल लग सकता है। किसी को
एपिलेप्सी है तो उसको ऐसा नहीं कि वो कोविड का टीका नहीं लगेगा, लेकिन ये जो लिस्ट रिलीज की गई है कोमॉर्बिडिटीज की, उसमें जहां तक मुझे याद है ये इंक्लूड नहीं किया गया है कि जो जिनको एपिलेप्सी है वो भी कोविड का टीका इस वाले फेज में ले सकते हैं, बट एज सच टीका लेने में कोई हर्ज नहीं है और उनको जरूर लेना चाहिए। लेकिन मैम मेरा आप सवाल आपसे यही होगा इसी विषय पे कि क्या जो वैक्सीन जो अब हम लोग लगा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या जेंडर बेस्ड है क्या, कि अगर ये वैक्सीन मेल जेंडर पे अच्छा खासा प्रभाव दिखाती हो ये वैक्सीन, या फिर फीमेल पे, ऐसा कोई जेंडर बायस्ड है क्या, या फिर न्यूट्रल है, सब पे एक समान इफेक्ट करेगा? देखिए वैक्सीन तो जेंडर न्यूट्रल है, इन्फेक्शन जरूर जेंडर बायस था कि मेल्स में ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा था इन कंपैरिजन टू विमेन बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप एंड सर्टेन रिसेप्टर्स जो कि मेल्स में ज्यादा होते हैं जिस पे ये वायरस एक्ट करता है, लेकिन वैक्सीन इज एब्सोल्युटली जेंडर अनबायस्ड। नहीं, इसलिए मेरा ये सवाल है मैम कि अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें ये आई है कि दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे महिलाओं से ज़्यादा पुरुष आ रहे हैं, मेल मेंबर्स आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। महिलाएं कम आ रही हैं। इंडिया में, हाँ जी, इंडिया में एक ये बात आपने देखी होगी और नोट भी की होगी कि जब बारी आती है सैक्रिफाइस की तो विमेन दे सैक्रिफाइस, वो मेल्स को जल्दी आगे करते हैं कि उन प्रोटेक्शन उनको सबसे जल्दी मिले। घरों में आपने ये चीज देखा होगा। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगी कि विमेन को रोका जा रहा है वैक्सीनेशन लेने से, तो विमेन को भी आगे आना चाहिए। इनफैक्ट मेन एंड विमेन दोनों को खुद को वैक्सीनेट कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैम जो मैं बात आपसे पूछ रहा था कि जो गैप है 4 से 6 हफ्ते वाली गैप, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हमारी ही जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया, उस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को, उस वैक्सीन को जब यहाँ से ब्रिटेन ले जाया गया, ब्रिटेन में उसी वैक्सीन को वो लगभग 12 हफ्ते के गैप पे वो दे रहे हैं। जी, तो देखिए मैंने जैसे कहा कि इसकी 2 वजह हो सकती है। एक जो अभी डेटा सामने आया है उसमें ये देखा गया कि अगर ये 3 मंथ्स पे दी गई तो भी इसकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, तो इसको 4 वीक्स पे क्यों दिया जाए, यानी 28 डेज पे क्यों दिया जाए, इसको 3 मंथ्स पे क्यों ना दिया जाए। बट आई वुड स्टिल से कि ये बहुत प्रिलिमिनरी है ये डिसीजन लेना कि नहीं 3 मंथ्स पे वैक्सीनेट करना है। सेकेंड वजह जो मैंने बताई वो एक ये भी रैशनल है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई है। हम ये नहीं कह सकते कि आज हर किसी को ये वैक्सीन दी जा सकती है जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। तो ये भी एक वजह हो सकती है जहां पर वो सेकेंड डोज को डिले कर रहे हो, 3 मंथ्स पे लेने को बोल रहे हो, जिससे कि सब लोगों को फर्स्ट डोज जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, लेकिन इस बीच डॉक्टर प्रिया, WHO ने एक चेतावनी दी है और चेतावनी में उसने साफ तौर पे कहा है कि देखिए ये जो वैक्सीनेशन है और पूरे वर्ल्ड में इस वक्त लोगों को दिया जा रहा है ये वैक्सीन, उससे इस साल तो कम से कम 2021 में ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, इसकी जो केसेस हैं, न्यू केसेस है, उसमें ज़रूर कमी आएगी, लेकिन ये पूरी तरह से बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। तो हाँ, WHO ने बिल्कुल सही बात कही है। प्रीवियस भी जो हमने ह्यूमैनिटी ने पैंडेमिक्स देखे हैं वो कम से कम अपना असर 2 से 2.5 साल तक दिखाते हैं। हमारे को तो लकी फील करना चाहिए कि वैक्सीनेशन इतनी जल्दी आ गई है। यूजुअली वैक्सीनेशन बहुत लंबा समय ले लेती हैं बनने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट और आजकल की टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे जितना जोर है तो वैक्सीनेशन बड़ी टाइमली आ गई है। बट पूरी वर्ल्ड को कवर करने के लिए क्योंकि क्राउडिंग भी ज्यादा है, मीटिंग्स भी ज्यादा है, तो हर एस्पेक्ट को टारगेट करने के लिए समय लग जाएगा। और इसीलिए WHO की प्रिकॉशंस को मैं बिल्कुल उसे अग्री करती हूँ। कम से कम 2 से 2.5 साल, टोटल 1 साल तो हमने निकाल ही दिया है। थोड़ी सी पेशेंस अगर और रखेंगे तो 1-1.25 साल हम और निकाल सकते हैं। ठीक, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं ललन पाठक, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त मौजूद हैं। ललन जी, अपना आप सवाल आप पूछ सकते हैं। पूछिए अपना सवाल सर। सर जी, हमें पूछ रहा है कि हमारा माइटल भाग बदला हुआ है 2012 में, और हमें आंख में भी है ग्लूकोमा एक आंख में, और हमें माइटल भाग चेंज के चलते वो खून जमा करने वाला, गाढ़ा पतला करने वाला दवा चलता है इनको बोले।
और हमें मसल में इंजेक्शन लेना मना ही है, तो मैं कैसे क्या करूँगा, मसल में ही होगा इंजेक्शन टीका, उस बारे में कृपया बताएं मैं क्या करूँ। डॉक्टर सूर्यकांत हैं जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक बार उनसे सलाह ले लीजिए, लेकिन किसी भी तरह की मनाही नहीं है आपको टीका लगने को, चाहे पैदाइशी रूप से बाल खराब हो या बाल बाद में बदला गया हो या आपको हार्ट की बीमारी कोई और हो, किसी भी तरह से इन सब परिस्थितियों में टीका की कोई मनाही नहीं है। टीका आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। हाँ, एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें, फिजिशियन से ना, हार्ट स्पेशलिस्ट से, अपने हार्ट के स्पेशलिस्ट से। जी, उसमें ये बताया गया है हमें कि आपका जो अंदर इंजेक्शन जाएगा उससे आपका मतलब ब्लड अंदर इंजेक्शन नहीं जाता है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, अंदर इंजेक्शन नहीं जाता है। आप बोलिए, साफ उनसे बोलिए कि हमें कोविड टीका लगवाना है, क्या 1-2 दवा कुछ दिन के लिए बंद करनी है या मॉडिफाई करनी है, बस ये खाली राय ले लीजिए, दैट्स ऑल। टीका की मनाही नहीं है। टीका की इंजेक्शन देने के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई मनाही नहीं है। नहीं, इंट्रावेनस ले सकते हैं कि बीमारियों की सूची आई है, उसमें आपका वाल्व रिप्लेसमेंट की बीमारी का भी जिक्र है, यानी जिनका वाल्व बदल गया है उनको भी टीका लग सकता है, कोई मनाही नहीं है। आप टीका लगवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए, जिससे कि वो नाराज ना हो या वो कोई ये ना कहे कि आपसे पूछा क्यों नहीं। उनसे आप पूछ लीजिए कि हमें टीका लगवाना है और हमको बताया गया कि आप टीका लगवा सकते हैं, एक बार उनसे सलाह ले लीजिए बस। धन्यवाद। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, जैसे कि डॉक्टर ये ललन पाठक जी ने पूछा, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होता है सूर्यकांत कि अगर वो किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं और उसके लिए वो दवा खा रहे हैं, तो इसके साथ क्या वो उन दवाओं के साथ साथ भी क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा कि अगर आपकी बीमारी है कोई, खास तौर पे असाध्य रोग हैं और पूरी जो लिस्ट दी हुई है उसमें से कोई बीमारी है, तो वो बीमारी कंट्रोल होनी चाहिए, उसकी दवा आपको जरूर खानी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिस दिन उस बीमारी वो एक्यूट फेज में है, मान लीजिए आप हार्ट के पेशेंट हैं और आप हार्ट फेलियर में हैं आज, तो आप टीका नहीं लगवा सकते। इसलिए मैंने उनसे कहा कि एक बार अपने हार्ट के डॉक्टर से मिल लें, फिर ऐसा हो कि एक्यूट हार्ट फेलियर में हो या कोई और वजह हो, तो वो एक तरह से एक सर्टिफिकेट उनसे लेना जरूरी है कि वो एक्यूट इलनेस में नहीं है। मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला गया, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर में चला गया, वाल्व बदलाया हुआ है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसमें भी हार्ट फेलियर के लक्षण दिखने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कोई असाध्य रोग है आपको और टीका के ड्यू डेट पर उसको कोई एक्यूट अटैक या एक्यूट प्रॉब्लम आ गई है, तो उस दिन टीका नहीं लेना है। लेकिन जिस दिन वो असाध्य बीमारी आपके कंट्रोल में आ गई है, आपके एक्सपर्ट ने, आपके कंसल्टेंट ने, आपके विशेषज्ञ ने कह दिया है कि नहीं अब आपकी बीमारी कंट्रोल में है, तो आप टीकाकरण करा सकते हैं। वो बीमारी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है टीकाकरण की, मनाही नहीं है टीकाकरण की, लेकिन शर्त यही है कि जिस दिन टीका लगे उस दिन फेज में ना, और इसीलिए जी सलाह लेना। और सर, जो लोग ये भी उनके मन में सवाल होगा, अगर वो नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं उनकी तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ कि खाने पीने को लेकर अगर जो लोग पॉजिटिव हैं और वो फर्स्ट डोज ले चुके हैं, कोमॉर्बिड वाले हैं, तो उनके लिए खाने पीने में भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है या फिर जो खाना खा रहे हैं वो लगातार वो लेते हैं? नहीं, जो उनकी बीमारी के हिसाब से खाना पीना बताया गया है, मान लीजिए जिससे डायबिटिक है तो उनको मिठाई का परहेज करना बताया गया है, हाइपरटेंसिव है तो नमक कम खाने का परहेज बताया गया है, तो जो डॉक्टर ने परहेज बताया उसी हिसाब से। और हाँ, एक बार मैं जरूर कर दूं कि जिस दिन टीका लगवाने जाएं उस दिन खाली पेट ना जाएं। कोई ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि नहीं पहले लाओ टीका लगवाएं, जैसे होता ना कि वो कहते हैं लाओ पहले वोट डाला है उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खा पी के नाश्ता पेट पर करके जाइए, खाली पेट होंगे तो अननेसेसरली आपको वेगल स्टिमुलेशन, चक्कर आना, कमजोरी लगना, थकान लगना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो आप बाकायदा मजबूती के साथ जाएं, अपना नाश्ता वाश्ता करके ही जाएं, खाली पेट ना जाएं। और कोई दवा खाते हैं नाश्ते के साथ तो वो भी खाते हैं। लेकिन डॉक्टर उमा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश जी हैं, जो कि दिल्ली से ही बोल रहे हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी से क्वेश्चन है मेरा जी कि मेरी एज 67 ईयर्स है और मेरी इसी 14 दिसंबर को एंजियोप्लास्टिक हुई है। आई हैड ए मैसिव हार्ट अटैक और मेरे को ये ब्लिंटा 90 और इकोस्प्रिन 75 में ले रहा हूँ।
क्या मेरे को ये जैसे 14 दिसंबर को मेरी हुई है एंजियोप्लास्टिक, क्या और मेरे को अभी ये एडवाइजेबल है? और मेरे को एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और है कि जैसे सीढ़ियाँ वगैरह मैं चढ़ता हूँ तो मुझे थकावट महसूस होती है सर, तो क्या मेरे को और वेट करना चाहिए कुछ या इंजेक्शन ले लेना चाहिए? देखिए वेद प्रकाश जी, आपको टीका लगने की बिल्कुल मनाही नहीं है। टीका आपको बिल्कुल लग सकता है, लेकिन लगवाने से पहले आप अपने चिकित्सक से एक बार सलाह ले लें कि कहीं आप हार्ट फेलियर के आपके अंदर लक्षण तो नहीं है। जैसे आपने कहा चलने में थकान और सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, तो एक बार बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी बीमारी नियंत्रण में है, आप एक्यूट अटैक में नहीं है, कोई हार्ट फेलियर में नहीं है। बिल्कुल आपको टीका लग सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, टीका के लिए कोई मनाही नहीं। डॉक्टर साहब मेरे को ना थोड़ी सी थकावट महसूस होती है, इसलिए मैं पूछ रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि एक अपने आप जो हार्ट स्पेशलिस्ट आपके हैं जिनके अंदर आपका इलाज चलता है, उनको एक बार चेकअप करा लीजिए और उनसे कहिए कि अब मैं टीका लगवा सकता हूँ, लगवा तो बस लगवा लीजिए। केवल उनको ये स्थिति देखनी है कि आप उस स्थिति में हैं कि नहीं कि टीका लगवा लें, कोई एक्यूट प्रॉब्लम तो नहीं है। वरना आपकी बीमारी को लेकर एंजियोप्लास्टी की जो आपने बताई उसको लेकर कोई मनाही टीका के लिए नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। लेकिन डॉक्टर उमा, देखिए ये जिस तरह से वेद प्रकाश जी ने पूछा, ऐसे ही सवाल बहुत से लोगों के मन में है और वो डर रहे हैं क्योंकि वो बाकी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि क्या वो जाएं और इस तरह की वैक्सीन लगवाएं। ये मन में कहीं ना कहीं डर है बहुत से लोगों के मन में। देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, यानी कि कोई और बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की, लंग्स की, किडनीज की या क्रॉनिक लिवर डिजीज, इसमें वैक्सीन वो बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन का जो इंटरेक्शन है वो उन दवाओं के साथ नहीं होता जो वो ले रहे होते हैं। इसमें सिर्फ एक ये कॉशन है कि अगर किसी को किसी दवा से बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है पहले, तो उनको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है और सुपरविजन में वैक्सीन लगा के ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि कहीं उनको इससे भी रिएक्शन ना हो जाए। अदरवाइज अगर कोई भी दवा ले रहा है किसी भी बीमारी के लिए, तो ये वैक्सीन ले सकता है। और बार बार जो हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं पेशेंट्स, तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और सीवियर इलनेस है, तो उनको तो ये वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप हो और अगर उनको इन्फेक्शन हो तो वो माइल्ड होकर रह जाए, अगर होता भी है तो इसलिए जरूर वैक्सीन लेनी चाहिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ सवाल फेसबुक के जरिए मैम ये भी आ रहे हैं कि एक लेडियाँ बता रही हैं कि वो मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी, और क्या वो कुछ दिनों पहले वो पॉजिटिव भी हुई थी, कोविड पॉजिटिव भी हुई थी, उनको ये डर है क्या उनका जो बच्चा जब डिलीवरी होगी तो क्या उनके बच्चे को भी, क्या वो बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं, ये कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज मदर से चाइल्ड में उनको तब हुआ था इन्फेक्शन, और वो रिकवर हो गई हैं पूरी तरह से, तो उनको बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि उसकी वजह से इनके बच्चे पे कोई असर आने वाला है। शी शुड नॉट थिंक दिस वे। और जहां तक बात वैक्सीनेशन की, तो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन इंडिकेटेड नहीं है, अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया गया है इस ट्रायल। ठीक, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गुजरात के बड़ौदा से हरिन भाई हैं। हरिन भाई, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अरविंद भाई है मेरा नाम। ठीक, माफी चाहूंगा अरविंद, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं 60 साल मेरी उम्र है और मैं आंख में मेरा एक जामर है और उसके अंदर मोती लगाया हुआ है, और सर में कभी कभी चक्कर आ जाता है, और बीपी मेरे को है, यूरिक एसिड मेरे को है, ऐसा प्रॉब्लम मेरे को है, तो मैं ये टीका लगवा सकता हूँ? डॉक्टर प्रिया? हाँ, कोई भी ऐसी बात आपने नहीं करी है जिससे मैं कहूँ कि आपको टीका नहीं लगवाना चाहिए। आपकी उम्र भी सपोर्ट करती है और जो आपने बीमारियां बताई वो भी सपोर्ट करती हैं। आप टीका बेझिझक लगवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकता इन्हें? नहीं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जिनको दिक्कत आ सकती है उसके लिए गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है। मेरा वेट जो है 120 kg है। हाँ जी, मेरा वेट जो है 120 kg है। बिल्कुल, वेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर टीका लगवाएं। मैंने सारी आपकी बात समझी है और मेरे पास गाइडलाइंस भी हैं। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टीका लगाने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर और बेझिझक जाकर लगवाएं, जल्द से जल्द लगवाएं। थैंक यू वेरी मच।
चलिए, इस प्रोग्राम में अब समय भी कम है। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर प्रिया आपसे लेना चाहूँगा। एक रिपोर्ट के हवाले से ब्रिटेन में एक रिपोर्ट छपी है। अच्छी खबर ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जो लोग वहाँ पे टीके लगवाए हैं और वो जो लोग थे जो टीके लगवाए, उन्होंने कहा है कि इस टीके की वजह से बाकी जो बीमारियाँ थी, मसलन दर्द, उन्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही थी या फिर खुजली की समस्या, वो भी दूर हो गई है। तो इस कोविड वैक्सीन से बाकी बीमारियां भी दूर हो रही हैं। क्या ये कैसे देखा जाए इसको? अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बीमारियां दूर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो और भी ज्यादा लोगों को लगवाना चाहिए। लेकिन फ्रैंकली मुझे इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं लग रही है। आई थिंक एक ओवरऑल एक खुशी की लड़ी आई है सबकी जिंदगी में कि एक बहुत ही बुरी सी जो पैंडेमिक के साथ सफरिंग देखी गई है पिछले 1-1.5 साल में, वो खत्म हो रही है। तो पीपल आर ओवरऑल फीलिंग वेरी हैप्पी एंड थिंकिंग दैट और बीमारियां भी कम हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिया बंसल आपका, डॉक्टर उमा कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सूर्यकांत, आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो इस डॉक्टर स्पीक आज के इस समय बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।